नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और इस वक्त की आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि एक ट्रंप का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से हमको ये लाइन लिखनी पड़ी है कि रूस ईरान पर एक साथ हमला, ट्रंप का ऑर्डर। और हैरानी की बात है कि दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में या हफ्तों के अंदर या दिनों के अंदर B-2 बम्बरशक मॉस्को पर हमला कर दें। और इस खतरे को भांपते हुए रशिया की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन पे हमले जहां तेज़ किए गए हैं पिछले एक हफ्ते में, उसके पीछे की भी यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि अगर अमेरिका उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी यूक्रेन के अंदर बहुत ही मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव इसलिए हो गया है क्योंकि उसने 24 फरवरी 2022 के बाद से अब तक जो सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, उसमें 741 हवाई हमले अब तक वो कर चुका है, जो इसी 9 जुलाई को हुए हैं। अब 9 जुलाई के जो हमले हुए हैं उसके बाद ट्रंप को ये एहसास हो चुका है कि जो पुतिन है वो अब उनके ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, वहाँ इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो ट्रंप हैं जिन्होंने इस ऑडियो को लीक करवाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से ऐसे लीक होती नहीं है, इसको सही वक्त पर सही तरीके से मैसेज देने के ये तरीके अपनाए जाते हैं। जो इंटरनेशनल खुफिया एजेंसीज़ होती हैं वो इस तरीके की चीज़ों को लाती हैं कि अगर हम अपने दुश्मन में खलबली मचाना चाहते हैं या उसका रिएक्शन भांपना चाहते हैं तो एक ऑडियो क्लिप ट्रंप की लीक की गई है और ये है 2024 की। और इस 2024 की इस क्लिप, जो ऑडियो क्लिप है, उसको ऐसे पेश किया गया है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लेटेस्ट ही कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप का ना कोई खंडन नहीं किया जा रहा है, कोई पेंटागन की तरफ से ये नहीं बोला जा रहा है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, ट्रंप की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। और इस बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इन दोनों की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जो मॉस्को है या जो पुतिन है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यानी वो पुतिन की जो जिद है वो ट्रंप के ऊपर ना बहुत भारी पड़ रही है। ट्रंप को ये लग रहा था कि हम पुतिन को समझा लेंगे, लेकिन इस बीच में जो ट्रंप ने अचानक ना पैंतरा बदला है और आक्रामक हुए हैं रूस को, ईरान को लेकर, उसके पीछे की 2-3 वजह सामने आई है। पहली बात यह है कि नेटो ने पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अपनी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की है, जिसके कहते हैं ना बड़े लीडर बन के जो उभरे हैं वो फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी, ये 3 ऐसे देश हैं जो रशिया से हर हालत में एक ऐसी जंग करना चाहते हैं ताकि हम रशिया को ये एक मैसेज दे सकें कि ऐसा मत समझो कि अगर आपके पास 5000 से ज़्यादा एटम बॉम्ब है तो हम आपसे डर जाएंगे, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, या आप ये सोचते हो कि यूक्रेन के बाद आप यूरोप या किसी नेटो देश के ऊपर फिर हमला करोगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी किसी गलतफहमी में मत रहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन है, ये इन तीनों में होड़ मची है कि कौन रशिया को पहले कहते हैं ना अपनी तरफ से अटैक करने के लिए ललकारे। तो इसमें अभी अगर बाजी मारते हुए को नज़र आ रहा है तो वो आ रहे हैं जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्स। वो तो इतने बयाकुल हैं, उनका कहना है कि भाई ये नेटो ने जो इतने हथियार बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम रशिया से निपटें। और नेटो की जो तैयारियां हो रही हैं वो किसी छोटे मोटे देश से लड़ने के लिए नहीं है, वो रशिया जैसे एक सुपर पावर देश से लड़ने की हैं। इसीलिए ट्रंप का जो वॉर प्लान है उसके मुताबिक जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका 2-3 इसके ऊपर अपने अपने आकलन है। उनका कहना है कि अमेरिका ने जो अभी 22 जून को अटैक किया था ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान पर, और उसमें B-2 बम्बरशक से जो फोर्डो और नतांज पे हमले किए गए थे उसमें 7 B-2 बम्बरशक इस्तेमाल हुए थे, और जिन्होंने 37 घंटे की उड़ान के बाद करीब 33,000 टन कहते हैं ना 13,000 किलो के उसने वहाँ पे जो थे बम मारे थे। तो उसके बारे में दावा ये ट्रंप की तरफ से किया गया था कि हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमला किया है और जो सफल रहा है। लोग इसको मान के ये चल रहे हैं कि जो ट्रंप हैं उन्होंने अपना एक कहते हैं ना एक एक्सरसाइज ईरान पर हमला करके पूरी कर ली है। उनका 2 मकसद इसमें पूरे हुए हैं। एक, उन्होंने फोर्डो को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ऐसा उनका दावा है। भले ही ईरान, रशिया या इंटरनेशनल कई एजेंसी ये ना माने कि फोर्डो को गंभीर नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रंप का ये मानना है कि साहब हमने भरपूर नुकसान पहुंचा दिया है, उनकी परमाणु क्षमताओं को कम से कम 2-3 साल के लिए ख़त्म कर दिया है, उनको उभरने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। लेकिन
ट्रंप को और जो कहते हैं ना अमेरिकी सेना को यहाँ पे 2-3 क्या अचीवमेंट के रूप में देख रहे हैं कि जो B-2 बमवर्षक है वो 37 घंटे की उड़ान के बाद इतनी दूर से जाके उसने हमला किया। एक तो ये ट्रायल उनका बहुत अच्छे से पूरा हो गया। दूसरा ये हो गया कि B-2 जो बमवर्षक हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, 20 से 26 के बीच में इनकी संख्या बताई जाती, कभी कम कभी बड़ी होती। कुछ कई मामलों में तो बोला जाता है कि साहब 19 ही बमवर्षक बचे हैं B-2, लेकिन ये पर्याप्त है कि जो B-2 होता है बमवर्षक, उसके अंदर जो कैपेसिटी है बम को रखने की, जो उसके अंदर GBU-57 जैसे बम है, बंकर बस्टर, वो आराम से 2 से 3 कैरी कर सकता है, इतनी उसकी क्षमता है। अब ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि B-2 ने अपना जो क्या कहते हैं ना एग्ज़ाम, वो ईरान में पास कर लिया है। अब इरादा ये है कि इसी B-2 को हम क्यों ना यूज़ करें रशिया के ऊपर। अगर मॉस्को में एक बड़ी धमाकेदार कोई चीज़ हो जाएगी तो हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं पश्चिमी CIA के पास कि पुतिन से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है जिसको उन्होंने दबा रखा है। और आपको बता दें, रशिया मीडिया में एक खबर आई है, वहाँ के एक मंत्री ने माना है कि हमने यहाँ की मीडिया पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा रखी है ताकि गलतफहमियां ना पहुँचें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ईरान रशिया के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है किसी को सही से नहीं पता है। ईरान के अंदर एग्जैक्टली सही से पब्लिक ओपिनियन क्या है किसी को सही से पता नहीं चल रहा है। हाँ, ईरान ने इतना ज़रूर प्रूव किया है कि सड़क पर कोई उतरने वाला नहीं है और ना कोई खामने के खिलाफ वहाँ पर उतरा, लेकिन रशिया के बारे में अभी ये टेस्ट होना बाकी है। बाकी इसलिए है क्योंकि 2-3 जो बागियों को तैयार किया गया था पुतिन के खिलाफ, वो सब फेल होगा, वो सब मारे जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका अनुमान है कि अगर एक बार बम्बारमेंट हो गया अच्छे से और हमने पुतिन को उनके कमांडर से काट लिया, उनको बंकर में जाने को मजबूर कर दिया, उनका कम्युनिकेशन गैप कर दिया, तो हो सकता है कि ये जो अफरा तफरी होगी उसमें हम रशिया को कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए रशिया की तरफ से अगर कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अटैक करने की सोचेगा या बढ़कर रिस्क लेना करेगा, तो उसमें 2 ही देश के नाम आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आता है ईरान, दूसरे नंबर पर आपका चीन, और उत्तर कोरिया बहुत दूर पीछे की तरफ आता है। वो इतनी जल्दी आसानी से आगे आने वाला है नहीं। हथियार देगा, सैनिक देगा, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो जाके नेटो के 32 देशों से और अमेरिका से जाके भिड़ जाए। हाँ, इसमें सिर्फ एक ईरान ऐसा देश है, चीन भी नहीं है, ईरान एक ऐसा देश है जो आत्मघाती तरीके से अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों की भरमार है। ये सभी को पता है कि 2500 से ज़्यादा उसके पास जो मिसाइलें थीं उसमें से सिर्फ अभी 25% ही ईरान ने इस्तेमाल की हैं, 75% बची हुई हैं। प्रोडक्शन उसने अपनी मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, और यही स्थिति नेटो में दिखाई दे रही है। नेटो में जो देश हैं उसमें से जो फ्रांस और ब्रिटेन हैं, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया है कि अपनी मिसाइल, जो उनकी स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, जिसको क्रूज़ मिसाइल जो है उनकी, उसका प्रोडक्शन अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। और इस मिसाइल के बारे में ऐसा माना जाता है क्योंकि ये क्रूज़ मिसाइल है। आपको पता ही होगा कि बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में थोड़ा फ़र्क होता है। जो कहते हैं ना युद्ध के पैटर्न के हिसाब से होता है कि कहाँ पे किस टारगेट को कैसे मारना है। बैलिस्टिक मिसाइल पहले हमारे कहते हैं ना पृथ्वी के वातावरण को पार करती है, उसके बाद एंट्री करती है, और फिर वो जो जी फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स होता है, उसकी स्पीड और उसकी खुद की स्पीड मिलकर जब वो धमाका होता है तो वो पूरा कहते हैं ना चिंदी चिंदी कर देता है, जिस इलाके में भी वो गिरती है। क्रूज़ मिसाइल इससे बिल्कुल अलग है। क्रूज़ मिसाइल ऐसी होती है जैसे कहते हैं ना शातिर भेड़िया, वो बिल्कुल नीचे ही उड़ान भरती है। बहुत सी कहते हैं उसके अंदर टर्न करने के उसके अंदर खासियत होती है, और जिस तरीके से पहुंचती है क्रूज़ मिसाइल, उसके अंदर वो अचानक अटैक करती है, जो रडार से भी अपने आप को बचा लेती है। बैलिस्टिक मिसाइल को रडार से कहते हैं ना बचने के लिए अपनी स्पीड का सहारा लेना पड़ता है कि जब तक उसको पता चले तब तक हम धमाका कर दें। तो ये 2 बड़े फ़र्क बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के अंदर होते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ्रांस और ब्रिटेन। सबको अच्छे तरीके से पता है कि जो रशिया का एयर डिफेंस है, S-400 और S-500, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और कई मामलों में नहीं भी हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जो S-400 है वो बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेस करता है। तो इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना हर हालत के अंदर अपनी जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है उसको बिल्कुल कहते हैं ना फ्रंट पे लेके आ गए हैं। फ्रंट पे लेके इसलिए आ गए हैं कि अगर ये रशिया के बॉर्डर से अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हिट करेंगे रशिया को, तो बहुत आसानी से वो रूस को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। और उसकी रेंज भी लगभग 600 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जिसको बढ़ाया गया है। पहले 500 कुछ थी, अब 600 से ऊपर निकल चुकी है स्टॉर्म शैडो मिसाइल की। और ये क्रूज़ मिसाइल है, स्पीड बहुत अच्छी है इसकी, बहुत नीची उड़ान भर के आराम से अटैक करती है। उसका इस्तेमाल रशिया में कई बार अटैक के दौरान किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबको अच्छी तरीके से पता है कि रशिया के पास मिसाइलों की बहुत तेज़ी से कमी हुई है और वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर बोला है कि भाई दुनिया में सारे देश मिलकर
एक दिन में जितनी मिसाइलें बनाते हैं उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रशिया हर दिन बना रहा है। तो आप इस बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग जीतने की जो भूख है रशिया के अंदर वो कितनी ज़्यादा है और वो हारने को तैयार नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ने जो ड्रोन फैसिलिटीज़ थी ईरान की उनको अपने यहाँ शिफ्ट किया है, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा दावा किया जाता है रशिया की तरफ से कि हर दिन 70 से 80 ड्रोन वो बना रहा है शाहिद, यानी कि एक ही ड्रोन काफ़ी होता है एक बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए, वो तो हर दिन 70 से 80 ड्रोन बना रहा है, वो भी ईरानी ड्रोन शाहिद। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब लड़ाई होगी तो वो कितनी खूनी और भयानक होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो वॉर का गेम था वो कहते हैं ना चेक एंड मेट का चल रहा था। चेक एंड मेट का ये है कि रशिया ने भी अपने सारे हथियार चेक कर लिए हैं कि कौन सा हथियार कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। इधर अमेरिका को भी भरोसा हो गया कि वो V2 बमबर्षक से ईरान और रशिया पे एक साथ अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो कहते हैं ना ऑडियो क्लिप थी ट्रम्प की, उसमें उन्होंने धमकी क्या दी थी? धमकी ये दी थी कि अगर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला होता है और पुतिन मेरी बात नहीं मानते हैं तो ये यकीन मानिए कि मैं मॉस्को और बीजिंग दोनों के ऊपर बम्बारमेंट करूंगा। यानी कि उन्होंने चीन को भी साधा और पुतिन को भी और रूस को भी साधा। वो उन्होंने पुतिन को भी मैसेज दिया और शी जिनपिंग को भी दिया कि भाई देखो मैं आने वाला हूं और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे या आपने ताइवान पे अटैक किया चीन ने तो मैं अटैक करूंगा, हमारे B2 बमबर्षक जाएंगे बीजिंग के ऊपर बम्बारमेंट करेंगे, अगर रशिया जरूर से ज़्यादा आगे गया तो हम मॉस्को पे अटैक करेंगे। ये लब्बो लुआब था ट्रम्प की ऑडियो क्लिप का और इसको वो बहुत मज़े से बता रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये काफ़ी पुरानी मानी जाएगी युद्ध के दौर को देखते हुए। 2024 में ये बयान आया था इलेक्शन के दौरान, जब वो फंड कहते हैं ना इरेज कर रहे थे, लोगों से ले रहे थे, चंदा ले रहे थे, उस दौरान उन्होंने ट्रम्प ने बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन अब ये है कि इस क्लिप को इस तरीके से वायरल किया गया है कि अमेरिका चाहता है कि पुतिन समझ लें कि अब हम तैयार हैं। और बार बार पुतिन ये बोल रहे हैं कि मैं ट्रम्प से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। उसका मैसेज ही यही है कि भाई अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो अब मैं तुम्हारे खिलाफ सारे हथकंडे अपनाऊंगा। और यही वजह है कि जो शिपमेंट था यूक्रेन के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया है, मिसाइलें पहुंचना शुरू हो गई हैं। और कुछ तो दावे इतने सटीक तरीके से किए जा रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर से सटे जो नेटो देश हैं वहाँ पहले से ही मिसाइलें पहुंची हुई थी, ताकि जब भी यूक्रेन को इमरजेंसी में कोई भी मिसाइल या एयर डिफेंस की ज़रूरत हो तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त को बचाया जाए और सीधा 2 से 3 दिन के अंदर सारा शिपमेंट जो है वो यूक्रेन में इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ये एक बड़े वॉर की तैयारी है। अब सवाल उठता है कि भाई ये नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने अपना बजट भी 5% बढ़ा लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में पुतिन इनसे सबसे आसानी से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? और ऐसी स्थिति में पुतिन करेंगे क्या? तो पुतिन के पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो भी ईरान की तरह आत्मघाती स्टाइल में युद्ध करें और अगर कोई उन पे ज़्यादा तेज़ हमले करने की कोशिश करता है तो कम से कम ऑर्शेनिक जैसी मिसाइल जो परमाणु क्षमता कहते हैं ना परमाणु जैसा धमाका करती है उसका इस्तेमाल करें, खास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के ऊपर। क्योंकि पुतिन के दिमाग में जो सबसे ज़्यादा कोई खटक रहे हैं 3 देश, उसमें नंबर 1 पर है जर्मनी, नंबर 2 पर है फ्रांस और फिर है ब्रिटेन। ये 3 देश कहते हैं ना रशिया को कहते खून खौला रहे हैं उनका, कि यही जो लोग हैं जो कहते हैं ना तो ट्रम्प को काबू में करने दे रहे हैं। अगर पुतिन चाहते तो ट्रम्प को काबू में कर लेते, लेकिन ये 3 देशों ने ऐसा गड़बड़ किया है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने, कि पुतिन जो है वो ट्रम्प को अब काबू नहीं कर पा रहे हैं। पहले ट्रम्प पुतिन को काबू कर रहे थे, अब पुतिन ट्रम्प को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अब दावा किया जा रहा है कि रूस और ईरान पर एक साथ हमला होगा, ताकि एंड वक्त पर जब बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो रशिया को तो ईरान हमला उसकी मदद रशिया की नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले अपने ऊपर हो रहे हमलों को रोकेगा। और चीन से कहते हैं ना इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि चीन जो है ना वो भी ट्रम्प की तरह बिजनेस माइंडेड है। अगर धंधा होगा, पैसा मिलेगा, कोई समझौता होगा, चीन का फ़ायदा होगा, तो वो लोग उसको सारे संबंधों को वो इधर उधर फेंक देंगे, उनको कहते हैं ना जरा भी देर नहीं लगेगी। और क्योंकि चीन और रशिया का भी अगर पुराना इतिहास देखें तो वो कहते हैं ना बॉर्डर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हैं बहुत बड़े इलाके में, जो आज भी नहीं सुलझे हैं। उसको लेके आपस में तनाव रहता है, कभी कभी उसको दबाया जरूर गया है बातचीत से, लेकिन तनाव है रूस और चीन के बीच में। अब इंपॉर्टेंट आती है कि ऐसी स्थिति में पुतिन क्या करेंगे। पुतिन के पास 2-3 ऑप्शन है जो उन्होंने अभी तक खोले नहीं है। उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो उनके हिसाब से है वो उत्तर कोरिया। अब खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया से करीब 5000 विशेषज्ञ जो हैं लैंड इसके क्या कहते हैं बारूदी सुरंगों को लगाने वाले और उठाने वाले, ये लोग पहुंच चुके हैं
कुर्स्क इलाके में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि जो पैराट्रूपर्स हैं उत्तर कोरिया की तरफ से, जिनको कहते हैं डीप इलाके में उतारने के लिए जो होता है ना परिवहन, वहाँ जो लड़ाकू विमान का जो परिवहन होता है, लड़ाकू जेट्स के अलावा जो कहते हैं ना मिलिट्री के जो वाहन होते हैं, वहाँ से उनको ड्रॉप किया जाएगा यूक्रेन के उन इलाकों में, कीव के उन इलाकों में जहाँ से वो उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आया, विशेषज्ञों ने ये हैरान है कि आखिर ट्रंप को ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो रशिया से सीधा युद्ध को तैयार हो गए। इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। एक है 1 जून को जो रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसको स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था यूक्रेन ने। और यूक्रेन की जो SBU है, यानी कि जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है, उसने क्या किया था कि 1 जून को रशिया में 4000 किलोमीटर अंदर जाकर 5 एयरबेस को उड़ा दिया था। उसमें 41 के करीब रूसी जेट और कहते हैं बमबर्षक तबाह हुए थे। इसमें TU सीरीज़ के भी उनके बमबर्षक थे। इससे एक हौसला ये बढ़ा कि रशिया का जो एयर डिफेंस के बारे में इतना बड़ा दावा किया जाता है, वो उतना मजबूत है नहीं जो वो ऐसे ड्रोन हमलों को रोक पाए। क्योंकि जो भी अटैक हुए थे वो सब ड्रोन से ज़्यादा अटैक जो SBU ने करे थे यूक्रेन की, वो सब ड्रोन अटैक थे। तो ड्रोन अटैक को अगर रशिया नहीं रोक पा रहा है, उसके एयरक्राफ्ट तबाह हो रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक साथ नेटो के 32 देश मिलकर अटैक करते हैं तो क्या उसका एयर डिफेंस सबको रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञों का 2 चीज़ें कहनी है कि ईरान के संग एक ही प्लस पॉइंट है कि उसके पास मिसाइल पावर ज़बरदस्त है, लेकिन रूस के संग सारे पॉजिटिव हैं। उसके पास बेहतरीन एयरफोर्स है, उसके पास मिसाइलों का अंबार है, हर तरीके की वैरायटी है, लंबी दूरी और छोटी दूरी, मध्यम दूरी, हर तरीके की मिसाइलें भरपूर मात्रा में हैं। उसकी ड्रोन पावर ज़बरदस्त हो चुकी है। उसके पास सैनिक बहुत ही कहते हैं ना मजे हुए हैं। उनके जो कमांडर्स हैं वो कहते हैं ना उनके पास वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक का जो कहते हैं एक डेटा और जो उसका अनुभव है वो कमाल का है। रशियंस को वैसे भी बहुत हार्डकोर सैनिकों में से एक माना जाता है, सेना में से एक माना जाता है। और आपको बता दें, थोड़ा सा मैं पीछे का आपको बता दूं, जब हिटलर को हम काबू में नहीं कर पा रहे थे तो जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, जनरल जुकॉव था रूस का, वो 3000 टैंक लेके घुसा था, तब जाके अमेरिका और ब्रिटेन उसको काबू में कर पाए थे, वरना वो काबू में आ ही नहीं रहा था। हिटलर काबू में आया ही नहीं। अगर देखा जाए तो आखिरी कील अगर किसी ने ठोकी थी तो वो थे जनरल जुकॉव, जो रशिया के जनरल थे और 3000 टैंकों के मास्टर माने जाते थे। और उनको टैंक युद्ध का बेहतरीन अनुभव था। जब उन्होंने बर्लिन को घेरा, मार के गोले पूरा बर्लिन जला दिया, उसके बाद हिटलर को मारा गया, जो खबरों में बताया गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में जो जर्मन्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम अपना बेइज्जती का एक पुराना बदला लें। वो अपने हिटलर को लेके नहीं है कि हमारे बर्लिन पर रशियन गोले कैसे लगे, ये भावना जर्मन्स के अंदर बहुत रहती है और इसीलिए उनके बीच में एक 36 का आंकड़ा रहता है युद्ध को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जर्मन्स हैं उनको बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में जो पीटा गया था, उसके बाद जो उन्होंने अपने आप को ना एकजुट करके जो हथियार बनाए हैं वो कमाल के हैं, जिसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल अभी मैंने आपको बताया था, उसको लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से भी उनकी बात हो रही है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको वहाँ भी डिप्लॉय करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी और कई नेटो देशों ने और यूरोपियन देशों ने क्या किया, एक मीटिंग की और उसमें ये तय किया कि हम लोग एक परमाणु एम्ब्रेला बना रहे हैं। परमाणु एम्ब्रेला का मतलब ये है कि अगर रशिया से लड़ाई होती है और उस बीच में कोई परमाणु युद्ध छिड़ता है तो पूरा यूरोप, किसी भी देश पे अगर कोई परमाणु हथियार गिरता आके तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, उस पर पलटवार करेंगे। आज की स्थिति ये है कि अब जो युद्ध है वो रूस यूक्रेन का, वो बहुत ही भयानक स्थिति में पहुँच चुका है। इजराइल जानबूझ कर शांत बैठा है। ऐसा लग रहा है कि जो 12 दिन के बाद सीज़फायर किया गया वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया, क्योंकि ये आकलन है, ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जिस वक्त ईरान और इजराइल का भयानक युद्ध चल रहा था उस वक्त जो पुतिन थे उनकी जो सेनाएं थीं वो यूक्रेन के अंदर भयानक तरीके से एंट्री करी थी और इसीलिए सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर लिया। जो 3.5-4 साल की जो जंग है लगभग, उसमें वो सबसे बड़ा कब्जा माना जाता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि वो लिवरपूल से 4 गुना बड़ा और शिकागो शहर के बराबर का इलाका 30 दिन में कब्जा किया। इसी से ट्रंप बौखलाए, इसी से नेटो बौखलाया। इसीलिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने बोला इजराइल को कि आप पहले इस सीज़फायर को मानिए, क्योंकि अगर हम सब लोग इधर लगे रहेंगे तो रशिया तब तक तो काम खत्म कर देगा। इसीलिए 12 दिन बाद आनन फानन में इस सीज़फायर को किया गया, जबकि इजराइल को कहते हैं ना जीत के करीब था, ऐसा उसका दावा है। लेकिन इस सीज़फायर को करने का पीछे का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि रशिया ने इस पीछे ना बिल्कुल शांत बैठकर अपना जो काम करना था वो कर दिया। आज की स्थिति में ये है कि पूर्वी यूक्रेन लगभग रशिया के कंट्रोल में आ चुका है।
4 प्रांत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट उसके कब्जे में आ चुके हैं। 2 पश्चिमी इलाके जो प्रकोष्ठ के हैं उस पर भी कब्जे के करीब है। सूमे के 2 करीबी जो कस्बे हैं उस पर उसका कब्जा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब ट्रंप के पास 2 ही चारे बचे हैं कि जितनी जल्दी हो सके रूस पे हम पलटवार करें, वरना रूस को रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब B2 बमवर्षक को सामने लाया जा रहा है और कहते हैं ना, ट्रंप के ऑडियो को सामने लाके वायरल किया जा रहा है ताकि रशिया समझ जाए कि अब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक हो सकता है। अगर अभी भी वो कुछ कहते हैं ना बार्गेनिंग कर ले या बातचीत कर ले तो मामला सुलझ सकता है। इसीलिए दोनों रूस के और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने एक मीटिंग भी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप बिल्कुल फोकस हैं। उनका सीधा कहना है कि हमारा जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन में तभी रुकेगा जब हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। मैं आपको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी बड़ी घटनाएं इससे जुड़ी हुई आएंगी या सूचनाएं आएंगी या खबरें आएंगी वो मैं आपको कल बताऊंगा।